स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस को। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर रिएक्शन से मुराद ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर एटम का न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, ठीक है। और ऐसे प्रोसेस की वजह से हमारे पास एक टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे टाइप के एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हों। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी को, कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। कुदरती एक ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि अनस्टेबल होते हैं वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में, ठीक है। स्टेबल एलिमेंट्स में वो अपने आप को कन्वर्ट करते। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यहाँ पे मिसाल लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास रेडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो होता है 88, ठीक है। हम लिख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रेडियम होता है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्फा पार्टिकल्स को एमिट आउट करता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक हीलियम न्यूक्लियाई के जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल एमिट का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86, प्रोड्यूस होता है जो कि कहलाता है रेडॉन। रेडॉन ऐसा एलिमेंट होता है जिसका जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास होता है 222, ठीक है। और इसी तरह से जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 86। तो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि रदरफोर्ड एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कन्वर्ट होते हैं स्टेबल एलिमेंट्स में, ये हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन है। उसका न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। और उसे बम्बार्ड करवाया जाए कुछ पार्टिकल से, जिसको मैं यहाँ पे स्मॉल एक्स से डिनोट कर देती हूँ। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर बम्बार्ड करवाए जाएं, ठीक है। बम्बार्डेड पार्टिकल्स बम्बार्डेड। तो उसके नतीजे में हमारे पास कोई नए एलिमेंट्स के न्यूक्लियर वजूद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसे मैं शो कर रही हूँ वाई से कि ये हमारे पास न्यू न्यूक्लियस अब आए हैं वजूद में, ठीक है। और इसी तरह से इनके साथ कोई ना कोई जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी एमिट आउट होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास लाइट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एमिट आउट होंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी अल्फा पार्टिकल्स या फिर बीटा पार्टिकल्स, इस तरह के हमारे पास लाइट वेट जो हैं ऑब्जेक्ट्स वो एमिट आउट होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने 1918 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन को बम्बार्ड करवाया था अल्फा पार्टिकल से। तो यहाँ पे हम हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास जैसे कि अल्फा पार्टिकल होता है उसके अंदर दो न्यूट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो एटॉमिक मास यहाँ पे लिखेंगे वो हम लिखेंगे 4, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है 2, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। तो जब नाइट्रोजन को बम्बार्ड करवाया गया अल्फा पार्टिकल से तो हमारे पास प्रोड्यूस हुई जो कि उसका एटॉमिक मास हमारे पास होता है 17 और उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में हुआ ये कि जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया नाइट्रोजन के ऊपर तो नाइट्रोजन के अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन और साथ ही एक प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। होते हैं इनको कुछ ना कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, ठीक है। यानी कि कुछ रूल्स होते हैं जो इन पे अप्लाई होते हैं कि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा। ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, वो हमारे पास कंजर्व रहना चाहिए रिएक्शन के दोनों तरफ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स हैं ये ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, ठीक है, कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, can neither be destroyed, can neither or and can neither be created, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो कंजर्व रहता है। कि देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास शो कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में बम्बार्ड करवाए गए थे अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, जिनको यहाँ पे मैं हीलियम न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिनका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, ठीक है।
इसी तरह से जो हमारे पास रिजल्ट में एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका हमारे पास एटॉमिक मास 17 है और एटॉमिक नंबर यहाँ पे हमारे पास 8 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 माइनस 8, ठीक है, और वो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ एक और जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास होता है, एक प्रोटॉन एमिट आउट होता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे मैं हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 माइनस 1 यानी कि 0, ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोटॉन है वो एक सिंगल पार्टिकल है, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुआ है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो 0 होता है। तो सुन 7 प्लस 2, ठीक है, और हमारे पास राइट हैंड साइड की तरफ क्या बन रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो बन रहा है हमारे पास 8 प्लस 1, ठीक है। तो जब ये हम ऐड करें तो हमारे पास बनता है 9 और राइट हैंड साइड की तरफ भी बनता है 9। इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंजर्व्ड है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंजर्व है कि नहीं, तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे क्या बन रहे हैं 7 प्लस 2, ठीक है, और राइट हैंड साइड की तरफ अब हमारे पास बन रहा है 9 प्लस 0, ठीक है। तो ऐड करें तो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है 9 और राइट हैंड साइड की तरफ भी बन रहा है 9। तो दैट मीन्स के स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी। अब सेकंड कंडीशन हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, ठीक है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है रिएक्टेंट्स की, वो इक्वल हो टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो इक्वल हो टोटल टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम वही एग्जांपल लेंगे जो कि हमने नाइट्रोजन के केस के लिए एग्जांपल ली थी। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया जाए तो उसके लिए जो रिएक्शन हमारे पास आता है वो आता है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था 14 और एटॉमिक नंबर था 7, ठीक है, और उसके ऊपर जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गया तो उसको यहाँ पे हम हीलियम के न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका एटॉमिक मास है 4 और एटॉमिक नंबर है 2, ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए जाते हैं नाइट्रोजन पे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या आता है, हमारे पास प्रोडक्ट्स में आते हैं पास टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सपेरिमेंटल मास नाइट्रोजन का, ठीक है, तो वो हमारे पास आता है Mn इक्वल्स टू 14.0031 U, ठीक है, जहाँ पे जो U है ये यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को शो कर रहा है, जहाँ पे कैलकुलेशंस के थ्रू पता चलता है कि हमारे पास 1 U mass, ठीक है, 1 U mass यानी कि 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स के मुताबिक जो मास है वो हमारे पास इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास हीलियम का मास है वो हमारे पास है 4 पॉइंट, उससे यहाँ पे 0026 U, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है उससे यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं M1 से, ठीक है, उसे हम डिनोट कर देते हैं M1 से, तो वो हमारे पास आ जाएगा Mn प्लस MHE, ठीक है। तो वो हमारे पास है 14.0031 U, ठीक है, प्लस 4.0026 U जो कि हमारे पास आ रहा है 18, ठीक है, 18.0057 U। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जब हम प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं तो प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो मास है वो हमारे पास है 16.9991 U, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास प्रोटॉन है उसका मास होता है 1.00, पास आएगा MO प्लस MH, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 16.9991 U, ठीक है, प्लस 1.0078 U, ठीक है। तो इनको ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 18.0069 U।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो हमारे पास है 18.0057 यू, जबकि हमारे पास जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स है वो तो हमारे पास 18.0069 यू है। दैट मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास मैसेज हैं इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, इसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं, यानी कि डेल्टा एम हमारे पास होगा m2 माइनस m1। ठीक है, यानी कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास है 18.0069 यू। ठीक है, ना चाहें तो हमारे 69 यू माइनस 18.0057 यू। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.0012 यू। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मैस है इसको एनर्जी के हवाले से देखना चाहें तो हमारे पास जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास 1 यू मैस इक्वल है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी के। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारे पास इतनी एनर्जी के इक्वल है 1 यू मैस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 0.0012 यू मैस किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.0012। तो ये हमारे पास आ जाएगा में से जब हमने उसको कन्वर्ट किया कि हमारे पास उसके बराबर एनर्जी कितनी आ रही है तो वह हमारे पास आ रही है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा जाता है कि जब नाइट्रोजन के ऊपर बम्बार्ड करवाए जाते हैं अल्फा पार्टिकल्स तो उन अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो होती है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसकी दोनों तरफ मास या फिर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि इस रिएक्शन के होने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम ना हो। जो देखने में आती है वो ये देखी जाती है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम एक रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करवाए गए तो हमारे पास प्रोटॉन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। तो इसके मुकाबले में इसके रिवर्स डायरेक्शन में जब हम देखें तो अगर उस एक प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाया जाए, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब हमारे पास जो प्रोटॉन है उसे एक्सेलरेट उसे बम्बार्ड करवाया जाए साइक्लोट्रॉन के थ्रू। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है उसके थ्रू जब प्रोटॉन को एक्सेलरेट करवाया जाए, ठीक है, तो उससे उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और फिर उसे बम्बार्ड करवाया जाए, ठीक है, उसी प्रोटॉन को जो कि एक्सेलरेटेड है उसको बम्बार्ड करवाया जाए ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 17 है और एटॉमिक नंबर 8 है। तो हमारे पास अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल और नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि वो हमारे पास नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नाइट्रोजन, और साथ ही हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो एमिट आउट होंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन को डिस्कस करेंगे जो कि इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि उसकी वजह से न्यूट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो स्टूडेंट्स एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक हम यहाँ पे उनका नाम लिख लेते हैं कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था 1932 में। ठीक है, और इसी बेसिस पे उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और वो उन्होंने डिस्कवर कैसे किया था कि पोलोनियम हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, पोलोनियम हमारे पास एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जिसका जो एटॉमिक मास है वो होता है 210। दैट मीन्स के जो 210 है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 84। ठीक है, दैट मीन्स कि ये शो कर रहा है कि हमारे पास पोलोनियम में 84 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिके करता है लेड में। ठीक है, लेड का एटॉमिक मास होता है 206 और एटॉमिक नंबर 82, और लेड के साथ एक अल्फा पार्टिकल भी यहाँ पे एमिट होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये फिर इंसिडेंट करवाए जाते हैं बेरिलियम के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि बेरिलियम हमारे पास ऐसा एलिमेंट होता है जिसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 9 और एटॉमिक नंबर होता है 4। इसके ऊपर जब यही अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये बम्बार्ड करवाए जाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में कार्बन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि कार्बन प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही हमारे पास न्यूट्रॉन एमिट आउट होता है।
ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास न्यूट्रॉन एमिट आउट होते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये चूंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं होता, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए पैराफिन के ब्लॉक में से पास करवाया जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास फास्ट मूव करने वाले प्रोटॉन्स तो इजेक्ट आउट हो जाते हैं, ठीक है। उस पैराफिन में से जो प्रोटॉन्स हैं, जो कि एक फास्ट मूविंग पार्टिकल्स उस वक्त होते हैं, वो उसमें से इजेक्ट आउट हो जाते हैं, जबकि हमारे पास पीछे न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं। इस वजह से फिर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उस प्रोसेस होंगे, इसलिए हम उसे अल्फा सोर्स भी कह सकते हैं थ्रू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले एक अल्फा सोर्स है जो कि हमने पोलोनियम लिया है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो पोलोनियम है, जब वो डिके करेगा तो उसमें से हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट आउट होंगे, इसलिए हम उसे अल्फा सोर्स भी कह सकते हैं। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स इस सोर्स में से एमिट आउट होंगे तो ये स्ट्राइक करेंगे बेरिलियम पे, ठीक है। और जब वो बेरिलियम से स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एमिट आउट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो अभी हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं एमिट आउट हुए हैं, ये अभी तक अननोन है, ठीक है। अब ये देखने के लिए कि हमारे पास किस किस्म के पार्टिकल्स हैं जो कि एमिट आउट हुए हैं बेरिलियम में से, तो इनके सामने रखा जाता है पैराफिन ब्लॉक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पैराफिन जो है ये हमारे पास बिल्कुल सॉफ्ट सा सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास पैराफिन होता है, ठीक है, पैराफिन होता है, ये हमारे पास सॉफ्ट सा सॉलिड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारे पास सॉफ्ट सा सॉलिड होता है जो कि बनाया जाता है पेट्रोलियम या फिर कोल से इसको बनाया जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास पैराफिन होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए हम यही कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन है वो एक्चुअली प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या कि हमारे पास जब यही न्यूट्रॉन्स इस पैराफिन ब्लॉक में से गुजरते हैं, ठीक है, तो वो स्ट्राइक करते हैं इन प्रोटॉन से, ठीक है। जब वो इन प्रोटॉन से स्ट्राइक करते हैं तो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है वो रेस्ट पे आ जाता है, और वही मूविंग ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से स्ट्राइक किया है, जिस चीज़ से टकराया है, वो चीज़ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी कौन सी होती है? उसकी वेलोसिटी वही होती है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट की थी पहले, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो जब टकराए प्रोटॉन्स के साथ तो न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास रेस्ट में आ गए, लेकिन जो प्रोटॉन्स हैं उनकी वही स्पीड होगी जो कि न्यूट्रॉन्स की थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हमारे पास प्रोटॉन्स जो हैं वो निकलते हैं इस पैराफिन ब्लॉक में से, तो उनके आगे रखा जाता है आयनाइजेशन चैम्बर, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये जो पार्टिकल्स अब हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर में दाखिल हो रहे हैं, ये हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो बातें पता चलती हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमें ये पता चलता है कि चूंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स हैं, उन्होंने प्रोटॉन्स को स्ट्राइक किया है, और उनके स्ट्राइक करने के बाद जो प्रोटॉन्स हैं वो एमिट आउट हुए हैं इस पैराफिन ब्लॉक से। इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स का मैस है वो नियरली इक्वल है, ठीक है, मैस ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। और जो दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, ठीक है, इसी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर इजीली एंटर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो किसी पार्टिकल पे अगर चार्ज होता है तो अगर सेम चार्जेस करीब लाए जाएंगे तो उनके दरम्यान में रिपल्शन होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं क्योंकि उनके ऊपर सेम चार्जेस होते हैं, लेकिन जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से वो न्यूक्लियस में इजीली एंटर हो जाता है, और एंटर होके जो प्रोटॉन है उसको स्ट्राइक करता है।